बेटा एथाइल एमीन, और हिंदी में अगर हम उसी एथाइल एमीन को लिखते भी हैं तो उसको लिखते हैं एथिल एमीन। अगर कोई आपसे पूछता है एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है C2H5NH2। हाँ, C2H5 को अगर अलग अलग कार्बन एटम पे एक्सप्रेस कर देगा, अलग अलग करके लिख देगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2NH2। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं एक ही यौगिक के अलग अलग रूपों पर। इसमें दोनों कार्बन एक साथ लिख दिए गए हैं और इसमें दोनों कार्बन को अलग अलग कर दिया गया है। तो आज हम इस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और इस पदार्थ के बारे में पढ़ें कैसे। सबसे पहले इसको बनाने की जितनी भी विधियां हम लोगों को तैयार हैं, जो हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ी हैं, उन बनाने की विधियों को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बनाने की विधियों पर चलें तो आपने इसके पहले कुछ क्लासेस में एक घटना को पढ़ा है, शायद मैं लिख दूं आपको याद आ जाए। हाफ मैन या हाफ मान भी बोलते हैं, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। सबसे पहले हम एथाइल एमीन का निर्माण करेंगे हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से। याद आया अभिक्रिया? देखो अभिक्रिया करवाते हैं कैसे इससे अभिक्रिया होगी। आप C2H5CONH2 को लेते थे, तो मैंने CONH2 को भी ले लिया। अच्छा, कोई पूछ सकता है इसका नाम क्या है? जानते हो इसका नाम क्या है? कार्बन 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो कार्बन एटम टोटल कितने हैं? 3। अगर कोई नाम पूछेगा तो बेटा इसका नाम है प्रोपेनामाइड। नाम में थोड़ा सा याद रखना, पूछेगा प्रोपेनामाइड क्यों है, तो भैया बताओगे कार्बन 2 तो यहाँ, 1 यहाँ, टोटल मिलकर 3 हो गया, और 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रोपेन से स्टार्ट करते थे, तो प्रोपेनामाइड का कंपाउंड है। और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है Br2 और 4KOH से। मैंने इस अभिक्रिया को जब बताया था, हमने आपसे पहले ही कह रखा था कि बेटा जैसे ही आपको Br2 और KOH दिख जाए, आप इस पदार्थ को तो बाद में लिखना, जैसे आपको Br2 और KOH लिख जाए आप कुछ पदार्थ तुरंत लिख डालो। कौन कौन सा पदार्थ तुरंत लिख डालो? एक तो सबसे पहले लिख डालो 2KBr, एक पदार्थ और तुरंत लिख दो K2CO3, और साथ में लिख देते हैं 2H2O। करते क्या है, बस ये CO हटा देते हैं, और बेटा CO हटा दोगे तो बच जाएगा C2H5NH2। अब अगर नाम लिखने की बारी आएगी तो इसका नाम तो सभी जानते हैं, इसको तो पढ़ ही रहे हैं एथाइल एमीन को। ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, और बेटा उस पदार्थ का नाम लिखने की जरूरत है नहीं। देखो मैं क्या बताऊं, जब भी कोई अभिक्रिया देखे उसमें मेन पदार्थों के नाम लिखना, मुख्य यौगिकों के, और बाकी सारे यौगिकों को छोड़ देना। जैसे आपके एग्जाम में आए तो नाम आप इसका भी लिखना। कहोगे सर जी आप तो लिख ही नहीं रहे हो। बेटा हम लोगों ने सबसे पहले ही इतनी बड़ी हेडिंग डाल रखी है, अब उसका हम नाम बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके पास आएगा, आप इसका नाम लिखोगे, बाकी के नाम छोड़ सकते हो। सबके नाम न लिखना, जिनका नाम आए उनको जरूर लिखो, और जिनका नाम समझ में आया कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मत लिखो उसका नाम। तो पहली भी तो हो गई हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, जो नाम से फेमस है और आती भी कई बार है। अब एक और विधि है जिससे आप एथाइल एमीन को बना सकते हो, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रोएथेन से। अब सबसे पहली बात तो आती है सर जी नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बेटा कुछ भी नहीं, एथेन का फॉर्मूला लिख लो C2H5। कहोगे सर जी एथेन का फॉर्मूला, एथेन का फॉर्मूला तो C2H6 था, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया, और उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। तो देखो नाइट्रो ग्रुप तो कुछ इस प्रकार का होता है, ये है नाइट्रो ग्रुप, और इस नाइट्रो ग्रुप की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे, या सोच सकते हो अपचयन करवाएंगे। तो अपचयन तो 2 पदार्थों से हो सकता था, पुरानी बात पर अगर याद करो तो एक तो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा था सोडियम के साथ C2H5OH। तो 2 में से कोई एक यूज कर सकते हैं, किसको यूज कर लें? चलो यहाँ यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, सॉरी
ये 4 मोल देता था, इस जगह हम खुद भूल गए, ये वाला उत्प्रेरक रहने वाला है Fe/HCl, क्योंकि 6 मोल नवजात हाइड्रोजन की जरूरत है इस अभिक्रिया में। तो Fe/HCl यूज में आ सकता था, या फिर आप इसकी जगह पर यूज कर सकते थे SN/HCl, इन दो में से एक को यूज कर सकते, तभी मैंने यह लिख दिया। और बेटा ये दोनों ही मिलकर तैयार करते हैं 6 मोल नवजात हाइड्रोजन। और उन 6 मोल नवजात हाइड्रोजन को देखो सेट कैसे करना है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन का और 2 बॉन्ड का नुकसान किसका हुआ, नाइट्रोजन को। तो 4H में से तो 2H इसको दे देंगे और 2H दे देंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन वाले H जो हैं ये ऊपर लिख दिए जाएं, क्योंकि सर जी ऊपर क्यों लिख रहे हैं, बेटा ये ज़्यादा ठीक लगेगा। तो 2 और 2 4, तो आपने हाइड्रोजन बांट लिए, बचे कितने, 2। तो वो जो 2H बचे हुए हैं वो किसको दे दो, ऑक्सीजन को। तो देखो बनेगा कैसे, H2O H2O। तो सबसे पहला पदार्थ तो बनेगा 2H2O। अब मैं देखता हूं मेरे पास बचता क्या है, तो भैया ये वाला भाग भी टूट कर अलग हो गया, ये वाला भाग भी टूट कर अलग हो गया, बच रहा है C2H5N और N के साथ 2H, तो C2H5NH2। अच्छा फिर कहोगे सर जी इसका नाम नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे नाम यार, जानते हो ना इतनी बार लिख गया, बार बार उसका नाम मत लिखवाओ। तो एक तो नाइट्रो के यौगिकों से अगर आपसे बनाने के लिए आ जाए तो बना डालोगे। अगली विधि चलते हैं और नेक्स्ट नंबर कहता है साइनाइड यौगिकों से। या आप साइनाइड यौगिक से लिख सकते हो। अच्छा साइनाइड यौगिक से अगर बनाने की कोशिश करें तो देखो हम एक पदार्थ लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CN, और अगर तुम याद रख सकते हो, लगे कि नहीं हम सर जी अच्छा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, तो ये याद रख लो C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। जानते हो कार्बन 2 है, इसको पढ़ने के देखो 2 तरीके हैं, नाम भी तैयार रखो। कार्बन 2 है, इसको अगर एथेन बोल दिया है आपने तो बेटा फिर नाम पढ़ोगे नाइट्राइल। अगर आपने केवल एक कार्बन को पढ़ा है मेथिल या मिथाइल और फिर इसको पढ़ोगे साइनाइड। तो इस यौगिक के 2 प्रकार से नाम पढ़े जा सकते हैं। पहला केवल मिथाइल को पढ़ा तो इस कंपाउंड के भाग को क्या कह दिया, साइनाइड। अब दूसरी बार मैंने क्या किया कि मैं पूरे कार्बन पढ़ना चाहता था एथेन, और CN ग्रुप के कारण हमने इसका नाम क्या रखा, नाइट्राइल। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से पढ़ सकते हो। ये रूढ़ पद्धति में नामकरण है, ये IUPAC सिस्टम में नामकरण है। तो अब इस पर बेटा भी अपचयन करवाएंगे। देखो अपचयन करवाओगे तो इस बार अपचयन में आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो देता है 4 मोल नवजात हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए, और वो 4 मोल नवजात हाइड्रोजन इसके 2 बॉन्ड तोड़ देगा, और 2 बॉन्ड तोड़ेगा तो देखो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ और कार्बन के भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ। तो यहाँ 4 में से 2 हाइड्रोजन दे दो नाइट्रोजन को ताकि इसके बॉन्ड की कमी पूरी हो जाए, और बाकी के 2 हाइड्रोजन दे दो कार्बन को ताकि इसके भी बॉन्ड की कमी पूरी हो जाए। जरा देखो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 CH2NH2, और देखो बेटा ये भी तो एथाइल एमीन का ही फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से भी आप एथाइल एमीन को बनाकर तैयार कर सकते हो। नाम दोनों के याद रखना कि एथेन नाइट्राइल कैसे नाम दिया गया और मेथिल साइनाइड कैसे नाम दिया, तो इन दोनों ही नाम को तैयार रखोगे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है एमाइड यौगिकों से। क्यों अभिक्रियाएं पढ़ी हैं कि पहली बार पढ़ी हुई लग रही हैं? पहली बार लग रहा है, लगता है पढ़ी हैं, चलो अच्छा। कहता है एमाइड यौगिक। बेटा एमाइड यौगिक तो ये लिखा हुआ है, देखो नाम ही था प्रोपिनामाइड, और एमाइड यौगिक को अगर लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, C2H5
इसको और सही लिखते हैं। इस बार लेते हैं CH3CONH2। एमाइड यौगिकों से आपको बनाकर तैयार करवाना है। तो देखो एमाइड यौगिकों से बनकर कैसे तैयार होगा बेटा, इसका अपचयन करवाना है। देखो अपचयन मैं इसलिए भी समझ गया अपचयन क्यों करवाना है, रीजन था, देखो अपने भी दिमाग कुछ यूज कर लिए जाते हैं कभी कभी। बेटा ये है तो एक प्रकार से एमीन ग्रुप तो पहले से ही लगा है, आपको केवल ये क्या हटाना है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जगह पर अगर हाइड्रोजन आ जाए, सोचो ऑक्सीजन हट जाए और इस ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए तो CH3CH2NH2 बन सकता है। तो अभिक्रिया में से पहले से ही अंदाजा लगने लगा कि अगर ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन आ जाए तो अभिक्रिया में काम बनाया जा सकता है। तो भैया ऑक्सीजन को हटाने का एक ही प्रोसेस है कि इसका अपचयन करवा दो, तो जो हाइड्रोजन आएगा वो ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा। तो आप तीर के निशान के ऊपर या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते थे, या तो एक और पदार्थ यूज कर सकते थे, सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH, और ये तैयार करता था 4 मोल नवजात हाइड्रोजन। अच्छा 4 मोल नवजात हाइड्रोजन अभिक्रिया कैसे करता था, ये आएगा और ये इस डबल बॉन्ड को बेटा तोड़ देगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे किसको, कार्बन को। तो जो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिले हैं इसने तो भैया अपना जल बनाकर अलग कर लिया है, और जो 2 कार्बन को मिले हैं तो उसके थ्रू बना है CH3CH2NH2। अच्छा हमने इसको जानबूझकर ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति ऐसा मत समझना कि सर जी ये तो वो सूत्र ही नहीं जो हम पढ़ने वाले हैं। हम कहेंगे क्यों बेटा ऐसा क्या प्रॉब्लम है, कहोगे सर जी इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगा है। तो बेटा इतनी चीज़ों को आप भी समझो कि CH3CH2NH2 के बीच में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। बहुत जगह पर ऐसी जगहें आएंगी या फॉर्मूले आएंगे जहां पर आपको तो बॉन्ड इसमें बीच में दिया ही नहीं जाएगा, आपको तो केवल फॉर्मूले को देखकर ही पहचानना होगा कि CH3 और CH2 के भी बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और CH2 और NH2 के भी बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस बार मैंने जानबूझकर इस जगह बॉन्ड को नहीं बनाया है, तो आप इस बात को अपने मन से ही पहचानने की कोशिश करें कि बॉन्ड बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है आइसो साइनेट, यौगिक ना लिखो डायरेक्ट लिख लो, आइसोसाइनेट से। तो बेटा आइसोसाइनेट की बात आएगी तो हमने ले लिखा है C2H5NCO, इसको कहते हैं एथाइल आइसोसाइनेट। NCO, CNO लिखा होता, साइनेट, एथिल साइनेट, और एथिल के बाद NCO लिखा है आइसोसाइनेट। तो इसको याद रखना, कार्बन की ओर से जुड़ता CNO लिखा होता साइनेट, NCO लिखा है आइसोसाइनेट, नाम लिखे देते हैं एथाइल आइसोसाइनेट, नाम भी तैयार रहेगा इसका। और बेटा इसकी अभिक्रिया जो करवानी है वो KOH के 2 मोल से। तो देखो KOH मैं 2 बार लिखे देता हूं, एक बार ऊपर और एक बार यहां नीचे। जानते हो अभिक्रिया कैसे होगी, देखो डिजाइन बनाने बहुत दिन से डिजाइन बनी नहीं है, और डिजाइन जब नहीं बनती बहुत दिनों से तो मन जो है वो विचलित होने लगता है खतरनाक, हथौड़े के आकार में। तो बेटा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पदार्थ बनकर तैयार हुआ है वो है K2C और O कितने हैं 3। तो पहला पदार्थ तो बनकर तैयार हुआ है K2CO3, क्या नाम जान पाओगे इसका, पोटेशियम कार्बोनेट। अच्छा मैं क्या देखता हूं मेरे पास बच क्या रहा है, तो C2H5N और 2 H बच रहे हैं,
तो C2H5 और N के साथ 2 H बच रहे हैं। देखो मैंने बॉन्ड यहां भी नहीं लगाया, एथाइल एमीन इस पे भी बनके तैयार हुआ। तो अभिक्रिया के तरीके को समझ पा रहे हो ना। पिछली बार हमने ये हथौड़ा जैसे नहीं बना था, यहीं से लाइनें खींच दी थी जब हमने अभिक्रिया को पढ़ा था, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पहचानना है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो एक साथ लिख देनी है केवल, बाकी जो बचे उसको अलग से लिख दो। अगले नंबर पर आ जाते हैं। कहता है आइसो साइनाइड से। देखो आइसोसाइनाइड से कैसे आप बनाकर तैयार करोगे। हमारे पास एक पदार्थ है C2H5NC, इसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो अभिक्रिया का तरीका इसका भी तकरीबन वैसा ही है। और बेटा इस बार अभिक्रिया करेंगे जल के 2 मूल अणुओं से। पिछली बार क्षार के 2 मूल अणुओं से हुई थी अभिक्रिया, इस बार जल के 2 मूल अणुओं से अभिक्रिया होगी। तो देखो क्या होगा, तकरीबन बनावट लगभग दोनों की सिमिलर है। अच्छा पिछले बार भी नाइट्रोजन को आखिरी के 2 हाइड्रोजन से जुड़ना था, इस बार भी कुछ ऐसा ही करना है। तो बेटा कार्बन देखो कैसे जुड़ेगा, देखो अभिक्रिया तकरीबन वैसा ही बन रहा है ना। अच्छा C2OH से जुड़ेगा, इसको कहते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनकर तैयार होगा। और फॉर्मिक एसिड के अलावा क्या बनेगा, C2H5N और ये 2 H हैं तो बनकर तैयार हो रहा है C2H5NH2। और बॉन्ड तो इस बार भी मैंने नहीं लगाया। अब हम कुछ सूत्रों पर बॉन्ड नहीं लगाएंगे, समझो इसको कि सब सिंगल बॉन्ड कहां पर होगा, और जरूरत पड़ेगी तो डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बताएंगे कि कहां पर है। इसको जल्दी से नोट करो। बनाने की 1 या 2 विधियां और बची हैं एथिल एमीन की, तो उनको भी जल्दी से लिख लेते हैं। भौतिक गुणों को पढ़ लेते हैं पहले। अगर आप एथिल एमीन के भौतिक गुण पढ़ने जाते हो और पहला ही नंबर हम लोगों ने लिख रखा है, कहता है एथिल एमीन जो है रंगहीन है, द्रव है या गैस है। अभी ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम इसको रंगहीन द्रव कह देते हैं और फिर लास्ट में लिखता है गैस, तो इसको द्रव बताया जाए कि क्या बताया जाए, गैस। तो भैया इस नंबर से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर जी द्रव भी कह रहे हैं गैस भी कह रहे हैं, या तो द्रव पर आ जाएं या तो गैस पर सीधे पहुंच जाएं, ताकि चीज तो कंफर्म हो सके बात हमारी। तो बेटा नेक्स्ट नंबर पढ़ोगे शायद बात कंफर्म हो जाए। कहता है इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस है। 19 डिग्री सेल्सियस का मतलब जानते हो, अगर टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया आपने तो ये पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, गैस। और 19 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा तो ये कौन सी अवस्था में रहेगा, द्रव। और बेटा जहां पर हम लोग रहते हैं यहाँ तो सर्दियों का मौसम जो होता है वो 19 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम। और गर्मियां आते ही टेम्परेचर 19 डिग्री से कैसा हो जाता है, ज्यादा। अपने यहाँ तो दोनों ही प्रकार का टेम्परेचर रहने वाला है। और क्योंकि दोनों ही प्रकार का टेम्परेचर रहने, दोनों प्रकार का मतलब कैसा, 19 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी और 19 डिग्री सेल्सियस से कम भी। तो हमारे यहाँ जो पदार्थ पाया जाता है वो द्रव के रूप में भी मिल सकता है और गैस। तुम लोगों ने देसी घी देखा है गर्मियों के मौसम में कैसा होता है, द्रव अवस्था में, और सर्दियों के मौसम में कैसा जरा ठोस। तो अब हम इसको ना तो बिल्कुल ठोस बता सकते हैं ना तो द्रव, तो उसको जैसे लिख सकते हैं क्या कि ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एथाइल एमीन भी द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ज्यादातर मैं अगर देखूं तो गैसीय अवस्था में, अधिकांशतः गैसीय अवस्थाओं में, और कम सिचुएशन ऐसी मिलने वाली है जिसमें से आपको एथिल एमीन द्रव अवस्था में मिलेगा। रीजन जानते हो, 19 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी कठिन होता है, सर्दियों के ही कुछ मौसम में प्राप्त होता है। और बस सर्दियों के मौसम के बाद फिर पूरा मौसम जो है गर्मियों का जैसे हो गया या बरसात का भी हो गया, गैसी ही अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो गर्मियों और बरसात में 19 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा। और इस समय भी टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, यहां भी ध्यान देने वाली बात है। अगले नंबर पर आ जाते हैं। कहता है एमीन यौगिक कोई भी हो
निम्न अणुभार वाले एमीन ज्यादा घुलते हैं जल में और उच्च अणुभार वाले एमीन कम घुल पाते हैं जल में। और तृतीयक एमीन तो जल में घुलते ही नहीं, क्योंकि प्राथमिक एमीन है। एथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन है, या जल में कैसा होगा? घुलनशील। जानते हो जल में घुलनशील क्यों होगा? क्योंकि एमीन का अणु जो है वो जल के अणु के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक और लिखा हुआ है कार्बनिक विलायकों में भी विलेय। इस बात को याद रख सकते हो, याद रखो कि अगर कोई भी एमीन यौगिक को कार्बनिक विलायक में घोला जाएगा, कार्बनिक विलायक का मतलब जानते हो? कार्बनिक विलायक का मतलब है एथिल एमीन को अगर ईथर में घोला जाएगा, एथिल एमीन को अगर एल्कोहल में घोला जाएगा, एथिल एमीन को अगर क्लोरोफॉर्म में घोला जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल ये सारे के सारे कार्बनिक विलायक ही हैं। और जब आप एथिल एमीन को इन पदार्थों में घोलने जाओगे, एथिल एमीन पूर्ण रूप से घुलनशील है। हालांकि मैंने इस बात को नहीं लिखा है कि पूर्ण रूप से घुलनशील है, लेकिन फिर तो एथिल एमीन पूरा पूरा घुल जाता है। तो पूछ सकता है आपसे उस समय भी रीजन, आखिर क्यों एथिल एमीन कार्बनिक विलायकों में पूरी तरीके से घुलनशील है? तो भैया एक शब्द आपने सुना होगा, शब्द से तो बड़ा है, कहावत सुनी होगी, जैसे को तैसा। एक समान प्रकृति वाले पदार्थ एक दूसरे में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे इस बात को समझो, एथिल एमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और उधर जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए एथिल एमीन जल में घुलनशील है, क्योंकि दोनों का नेचर एक ही जैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। कहोगे सर जी एथिल एमीन कार्बनिक विलायक में फिर क्यों घुलनशील है? क्योंकि एथिल एमीन भी एक कार्बनिक पदार्थ है, और जितने भी मैंने कार्बनिक विलायक बताए वो कार्बनिक विलायक भी एक कार्बनिक पदार्थ है। तो एक कार्बनिक पदार्थ दूसरे कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है। इस बात को हमेशा के लिए तैयार रखो। कोई भी कार्बनिक पदार्थ के बारे में पूछ ले और कहे कि ये कार्बनिक पदार्थ क्या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? अगर कार्बनिक पदार्थ है तो फिर वो कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला यौगिक जल में घुलनशील है? बिल्कुल घुलनशील है, क्योंकि जल खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इन 2-4 नंबर जो हैं इसको ऐसे ढंग से तैयार रखो। कोई भी कह दे मेथेन क्या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है, तो भैया मेथेन भी कार्बनिक है, इसलिए कार्बनिक यौगिकों में ये कैसा रहेगा? घुलनशील। इसको वहां एक एक यौगिक का रट के जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना मेथड याद रखो, जिस टाइप का कंपाउंड है अगर उसी टाइप के कंपाउंड पर घुलने जा रहे हैं तो सेम नेचर वाला कंपाउंड अपने से सेम नेचर वाले विलायक पे क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जैसे मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल, और हमसे कोई कह दे कि क्या एल्कोहल जल में घुलनशील है, तो हमें याद है कि एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हम तुरंत कह देंगे कि एल्कोहल भी जल में कैसा है? घुलनशील। तो सेम नेचर वाले सब्सटेंस घुल जाते हैं एक दूसरे में। नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है इसकी गंध कैसी जैसी होती है? अमोनिया। और जानते हो क्योंकि एथिल एमीन निम्न अणुभार वाला है, निम्न कार्बन वाला यौगिक है, इसकी गंध तो अमोनिया के जैसी है। अगर उच्च अणुभार वाला होता तो तुम्हें याद होगा हम लोगों ने लिख रखा था इसकी गंध मछली के जैसी होती है, क्योंकि निम्न अणुभार वाला था, अमोनिया के जैसी गंध देता है। अगले नंबर पर चलते हैं, कहता है इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय, अर्थात एथाइल एमीन क्षारीय नेचर का होता है। और जब भी कभी हम लोगों से कह देता है कि क्षारीय नेचर का होता है, इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो भैया 2 अभिक्रियाएं दिखाते हैं। एथिल एमीन का पहला तो हम इसे जल में घुल के दिखाते हैं। अगर जल में घुलेगा तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? OH माइनस आयन, क्षारीय है। दूसरा, अगर ये क्षार है या ये क्षारीय है तो इसको अभिक्रिया करना चाहिए अम्ल से और बनाकर तैयार करे लवण। तो ये अगर 2 काम कर सकता है तो इस प्रकार से ये कैसा है? क्षारीय है। तो देखो मैं दोनों काम करके इससे एक एक करके इसको लिखते हैं। तो अब रासायनिक गुणों की ओर चलते हैं, यहां लिख लेते हैं। इधर अगर रासायनिक गुण लिख लेंगे तो नीचे अभिक्रियाएं आ जाएंगी, जरूरत अपनी कंप्लीट हो जाएगी उधर से। तो देखो यहां लिख रहे हैं बढ़िया डिजाइन बना के ना भैया, डिजाइन कल बनेगी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी। और क्योंकि एक केमिकल प्रॉपर्टी तो बतानी नहीं है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो तुमको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले बताने वाले हैं कौन सी प्रकृति को? क्षारीय प्रकृति को।
या ऐसा कह सकते हैं कि हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि एथिल एमीन जो केमिकल कंपाउंड है ये प्रकृति में क्षारीय होता है। तो एथिल एमीन का फॉर्मूला लिख लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। और ये तो सभी बात को पता है सभी को कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से। तो जल का सूत्र होता है H+ और OH-, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। नाइट्रोजन उस एटम को अपनी ओर खींच लेगा जिसके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो खींच किसको लेगा? H+ को। तो देखो बनेगा क्या, C2H5, ये H अगर इसके पास चला गया तो NH3 और चार्ज कैसा आएगा? प्लस, और लास्ट में किसको लिख देंगे? OH-। वैसे अगर दोनों के एक साथ लिखा जाए तो चार्ज हटा भी सकते हैं, ये प्लस इसके माइनस को क्या कर देगा? खत्म। लेकिन यहां पर लिखो, कहता है क्यों लिखो? ताकि हम इस बात को तो भी बता सके कि OH- आयन दे रहा है, ताकि क्षारीय प्रकृति की गणना तो हो सके। तो क्षारीय प्रकृति की गणना के लिए ही हमने इस चीज को छोड़ रखा है। बेटा नाम पूछेगा क्या है इसका? तो C2H5 का नाम एथाइल, NH3 पॉजिटिव चार्ज का नाम अमोनियम, और बेटा OH के लिए हाइड्रोक्साइड, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो एक तो यह अभिक्रिया क्षारीय नेचर के लिए लिख के आनी है, एक अभिक्रिया और लिख के आनी है जो मैं यहां से लिखे देता हूं, C2H5NH2, और अभिक्रिया करवा देनी है आपको किसी भी अम्ल से। अच्छा ये जरूरी नहीं है और जबरदस्ती भी नहीं है कि सर जी किसी एक ही अम्ल से अभिक्रिया करवाएं। अरे आप किसी भी अम्ल से रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे मैं अभिक्रिया कराऊंगा HCl से, ये हमको सरल रखती है अभिक्रिया, ऐसा नहीं कि दूसरी अभिक्रिया करवा नहीं सकते। बेटा अगर एक का अभिक्रिया करवा सकते हैं तो दूसरे अम्ल की भी करवा सकते हैं। अच्छा फिर से जानते हो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता, और इसको आयनों में तोड़ेंगे तो H+ और Cl-। तो अधिकता है क्योंकि नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन तो उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। ये हाइड्रोजन को अपनी पास खींचेगा तो बन जाएगा C2H5NH3, और NH3 पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, और साथ में लिखा रहेगा Cl-। तो कोई पूछेगा इसका नाम क्या है? भैया यही लिख देते हैं बगल में, C2H5 का नाम है एथाइल या एथिल, NH3 पॉजिटिव चार्ज का नाम है अमोनियम, और बेटा Cl- चार्ज को नाम क्या देंगे? क्लोराइड। तो इस प्रकार से अगर आपके से क्षारीय नेचर पूछता है, एक अभिक्रिया कोई लिख करके आनी है। आप प्रसन्न हैं? आपको लगता है और भी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं? 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, बाकी कम से कम एक रासायनिक अभिक्रिया तो आपको लिख कर आनी ही है। और साथ में ये भी बताना है, देखो जैसे अभिक्रिया ऊपर वाली लिखी तो बताओ, एथिल एमीन जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, अतः इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। और जब नीचे वाली अभिक्रिया लिखोगे तो क्या बताओगे? देखो कैसे, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है भैया इसको बताओ तो कुछ कम से कम इसके बारे में। एथिल एमीन अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, क्योंकि एथिल एमीन अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब एथिल एमीन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो आप 2 में से कोई एक रीजन दे सकते हो, रीजन जो है बड़े ही नॉर्मल है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। या एक काम कर लेते हैं, रीजन लिख भी देते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए भी कमांड अच्छी हो जाएगी इस पर। तो देखो रीजन पहले वाले का लिख रहे हैं, याद रखना पहले रीजन किसका चलेगा? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का रीजन चलेगा एथिल एमीन जल में घुलकर, अरे क्या लिख गया? घुलकर OH- आयन देता है, अतः इसकी
प्रकृति क्षारीय होती है। और बेटा सेकंड नंबर पे देखो जो लिखा हुआ है उसका रीजन देखो कैसे लिखोगे। ये तो सेकंड नंबर का रीजन नीचे लिख देते हैं। एथिल एमीन अम्ल से क्रिया कर लवण बनाता है। और भैया अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाने का गुण तो केवल क्षार में होता है, इसलिए हम लिख लिख कह देंगे क्योंकि एथिलेमीन ने भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाया है, अतः यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से क्षारीय नेचर को आसानी से बेटा आप बता सकते हो। तो ये अभिक्रिया हो गई। अगली हेडिंग पर आ जाते हैं। देखो तो ये दोनों रीजन दे सकते हो ना, फिर रीजन भी मैंने लिख दिया। वैसे रीजन एक एक लाइन का होता है, इंपॉर्टेंट रखता है आपने वो जो अभिक्रिया का समीकरण लिखा है। रीजन तो आप बहुत छोटे नंबरों पर लिख सकते हो, देखो एक लाइन पर लिख गया। मेन है वो रासायनिक अभिक्रिया देना जिसके थ्रू आप इस बात को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि वो OH आयन दे रहा है या लवण बना रहा है, वो अभिक्रिया लिखनी जरूरी होती है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। लिखा है CH3COCl से क्रिया। वैसे तो पिछली क्लास पे इस अभिक्रिया को कंप्लीट भी करवाया गया, हाँ ये मैं जरूर मानता हूं। हो सकता है एथिलेमीन के लिए यह अभिक्रिया कंप्लीट ना हुई हो, तो लिख लेते हैं। देखो इसको CH3COCl से अभिक्रिया। तो सबसे पहले लिखते हैं एथिलेमीन को C2H5NH2 और अभिक्रिया करवानी है CH3COCl से। तो देखो कैसे लिखते हैं CH3COCl। अच्छा तरीका जानते हो क्या होने वाला है? ये जो दो H हैं इनमें से एक H किसके साथ निकल जाएगा Cl। तो एक काम कर लें, दोनों H को अलग अलग लिख लें। इससे क्या होगा कि ये देखो बन जाएगा H कर लेगा Cl से अभिक्रिया, तो पहला ही पदार्थ देखो बना लेगा HCl। और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या बचता है। तो मेरे पास बच रहा है C2H5NH और मेरे पास इधर बच रहा है COCH3। देखो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो, नाम पढ़ने का तरीका आ जाए ज्यादा बेटर है, नहीं ना आता है तो फिर ठीक है चलेगा काम। अगर ये C2H5 ना होता और C2H5 ना होता तो इस पर एक H एक्स्ट्रा होता, उसी H को हटा करके तो ही C2H5 को लगाया गया है। तो अगर यहां पर लिखा होता CH3CONH2 तो हम इसको कहते एथेनामाइड। तो फॉर्मूला था एथेनामाइड का और उस पे नाइट्रोजन से किसको जोड़ दिया है, एथिल को। तो देखो नाम कैसे पढ़ेंगे, एन, चाहे एथिल कह दो या एथाइल। तो नाइट्रोजन से एथिल को जोड़ा है, जबकि सूत्र किसका था, एथेनामाइड का। तो भैया साथ में एथेनामाइड भी लिख लिया जाए। एथेनामाइड जानते हो क्यों था, 2 कार्बन वाला एमाइड, इसलिए एथेनामाइड इसका नाम था। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और अभिक्रिया लिखते हैं। देखो यहां लिख देते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। एक शब्द ये बहुत आया करता है, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि हमने दिया है कई बार ध्यान, ये तुम लोगों ने हमेशा छोड़ा इस अभिक्रिया। अभिकर्मक का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कोई भी पदार्थ लिख देता है तो ये अभिकर्मक लिख देता है, और हर एक पदार्थ को अभिकर्मक नहीं लिखता है। तो अभिकर्मक होता क्या है, याद रखो इसको। रसायन विज्ञान में और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से हम किसी दूसरे पदार्थ की पहचान कर पाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अभिकर्मक।
जैसे हमारे पास एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ क्या है बी, और हम पदार्थ ए की सहायता से पदार्थ बी की पहचान कर लेते हैं। क्योंकि पदार्थ ए की सहायता से बी की पहचान करते हैं, जो पदार्थ ए है उसे क्या बोलेंगे, अभिकर्मक। तो ये जो अभिकर्मक है ये किसी ना किसी पदार्थ की क्या करता होगा, पहचान करता होगा। इसमें किसकी पहचान करेगा, एमीन यौगिक की पहचान करेगा। तो अभिक्रिया लिख लेते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया लिखाई हुआ है। देखो अभिक्रिया कैसे लिखते हैं भैया, हिंसबर्ग अभिकर्मक के सूत्र को ऐसे लिखेंगे, SO2Cl, और बेटा इसके बाद अभिक्रिया होगी एथाइल एमीन से। तो एथाइल एमीन देखो कैसे लिखा जाएगा, C2H5 तो यहां लिख दिया, और बेटा NH2 लिखना है तो N लिख दिया, और 2H अलग अलग लिखे। 2H जैसे ही अलग लिखे आप लोगों के दिमाग में ये बातें आने लगी, पक्का क्या है, पक्का Cl किससे विक्रिया कर लेगा, H से। तो Cl ने H से अभिक्रिया कर ली, तो पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा HCl, और मेरे पास जो भी पदार्थ बच रहा है पूरा पदार्थ लिखे देते हैं। देखो तो मेरे पास अब पदार्थ बन रहा है, एक तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं, SO2 NH C2H5, इसको कहते हैं N एथिल। N एथिल हो गया। इस पूरे फॉर्मूले का नाम है सल्फोनामाइड। तो भैया इसको जल्दी से नोट करो और बिना टाइम लगाए नोट करो जल्दी से। सुनो, अगर बेंजीन रिंग SO2 और NH2 लिखा होता, इसको थोड़ा सा और सही करो, लास्ट वाले को। अगर बेंजीन रिंग लिखा होता, SO2 लिखा होता और NH2 लिखा होता, इसका नाम होता बेंजीन सल्फोनामाइड। क्योंकि देखो सल्फोनामाइड तो लिख दिया मैंने, लेकिन बेंजीन का नाम छूट गया, तो इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, और उसमें नाइट्रोजन से एथिल ग्रुप लगा है, इसलिए N में एथिल, और मैंने लिख दिया है सल्फोनामाइड। तो इसको थोड़ा सा सही करो। क्या सही करो, इस जगह से एक शब्द बेटा हमसे छूट गया है, और उस शब्द का नाम है बेंजीन। और अगर इसको दोबारा ना पढ़ते तो मेरे ख्याल से ये छूट भी गया था, लेकिन क्योंकि इसको दोबारा से पढ़ा हम लोगों ने और इसको जान गए कि बेंजीन सल्फोनामाइड लिखना है। अच्छा, तुम लोगों को कहना भी था कि सर जी हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, थोड़ा सा ऐसा लगा कठिन था, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको दोबारा से अभिक्रिया को करवा लेंगे, और अभिक्रिया को करवाने के लिए जगह भी यहां से रखेंगे। हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया होगी C2H5NH2 पर। जानते हो अभिक्रिया किससे करवा रहे थे, कार्बन डाई सल्फाइड से। तो देखो सूत्र कैसे लिखते थे, C डबल बॉन्ड S। देखो इसको हमने अभिक्रिया को कल तो बताया ही था, आज अभिक्रिया देखो और भी बताने की कोशिश करते हैं। देखो तरीका क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन दे दिया जाएगा किसको, सल्फर को, और बचा हुआ जो ग्रुप होगा, ये बचा हुआ ग्रुप एक हाइड्रोजन को सम्मिलित करके इसको दे दिया जाएगा किसको, कार्बन को। तो देखो होगा क्या, C डबल बॉन्ड के साथ तो S लिखा है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में, क्योंकि H मिल गया है S को, तो चाहे HS या SH। अच्छा एक काम और करेंगे बेटा, कार्बन की भी तो वैलेंसी 3 हो गई है, और जबकि होनी कितनी चाहिए, 4। तो इस 4 वैलेंसी को कंप्लीट करवाओ, बचा हुआ C2NH5 इसी के साथ जोड़ दो, C2H5NH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और अंत में आओ, अगर अभिक्रिया करवाते थे तो बेटा अभिक्रिया करवाते थे Hg
Cl2 की। होता क्या था, ये वाला H, ये वाला H और ये Cl को लेके अलग हो जाता था। जो गोले गोले में है इनको अलग कर डालो। 2H 2Cl को लेके अलग होगा 2HCl। अच्छा, Hg इनमें से एक S को लेके अलग हो जाएगा HgS। अच्छा, ये भी ध्यान रखना HgS एक अवक्षेप है, इसलिए सर जी ने इसका तीर कहाँ के लिए कर दिया है, नीचे के लिए। और ये अवक्षेप कोई पूछता है किस रंग का होता है, तो अवक्षेप का कलर भी याद रखो, ब्लैक कलर का होता है। अब मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास जो बचे उसको लिख लेते हैं, C2H5NCS, C2H5NCS। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, यही तो बचेगा इसको अच्छा, इसकी पहले तो हाँ नाम लिख लेते हैं, एथाइल आइसो थायोसाइनेट। अच्छा, एक और है, इसकी गंध कैसी होती है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, सरसों की तेल की तरह, तेल जैसी गंध। और इसीलिए तो क्योंकि ये सरसों के तेल जैसी गंध देता था, इसका नाम रखा गया था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो अगर आपसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कह देता है केवल, तो भी यही अभिक्रिया आपको लिख करके आनी है। एक और अभिक्रिया, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेगा, या इसी का एक तो नाम था आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसके अभिक्रिया कहेगा, देखो कैसे लिखोगे, C2H5NH2 और अभिक्रिया होनी थी क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन से। मैंने तो बताया था एक काम कर लेना, सबसे पहले 3Cl को 3K के साथ मिला लेना, बनकर तैयार होगा 3KCl। अब भैया H गिन डालो कितने हैं, H देखो 2 तो यहां से निकले, तीसरा यहां से निकला और 3H यहां हो गए, 6H, और इन 3 O को लेके अलग हो जाएंगे तो बनकर तैयार होगा 3H2O। अब मैं गिनने की भी कोशिश करूंगा, तो मेरे पास बच रहा है C2H5N और C, तो मेरे पास बच रहा है C2H5NC। जानते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथाइल आइसोसाइनाइड। और बाकी इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका नाम है। अगले नंबर पर बेटा आ जाते हैं, एल्डिहाइड से क्रिया। अगर याद होगा पुराना बात, तो इसमें से ये बात यार, सिर्फ क्षार बनते थे या सिर्फ अभिकर्मक बनते थे, सिर्फ क्षार को ही सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। और एल्डिहाइड से जैसे विक्रिया करवाओगे तो बेटा एल्डिहाइड देखो लिख लेते हैं, CH3CHO, अभिक्रिया करेगा एथाइलेमीन तो C2H5NH2। और अभिक्रिया का तरीका तो हमें यह तैयार था कि O अभिक्रिया किससे कर लेता है, H2 से, तो जल तो पक्का बनेगा और सबसे पहले भी बना लेते हैं बेटा। इसके बाद बनकर तैयार हुआ CH3CH डबल बॉन्ड N C2H5। ऐसे पदार्थों को एल्डीमिन भी कहते हैं, याद रखना। और ऐसे पदार्थों को शिफ क्षार या बेस भी कहते हैं। अच्छा, एल्डीमिन जानते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, एल्डिहाइड और एमीन। क्योंकि एल्डिहाइड और एमीन का मिक्सचर है, इसका नाम रखते समय भी दोनों के नामों को मिला दिया गया, एल्डिहाइड से एल्डी और एमीन से मिन, मिलाकर तैयार कर दिया गया एल्डीमिन। तो ये तो हो गए रासायनिक गुण। और लास्ट में लिख लेते हैं कि एथिलेमीन के उपयोग क्या क्या है, तो कुछ उपयोगों को भैया लिख लेते हैं।
तो मैं लिखे लेता हूं पहले और फिर इसको जल्दी से पढ़ लेंगे। पहला उपयोग है सूती कपड़ों के निर्माण में, सूती कपड़ों के निर्माण में। एक तो ये उपयोग तैयार रखोगे कि सूती कपड़ों के निर्माण में उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर याद रखोगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यार इसका अर्थ जान गए ना कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक का अर्थ क्या होता है, क्योंकि तुम लोगों को पता हो गया होगा प्रयोगशाला में ये पदार्थ पाया भी जाता है और दूसरा ये पदार्थ ऐसा है जिससे आप अन्य पदार्थों की पहचान भी कर सकते हो। पूछता है अन्य पदार्थों की किसकी पहचान कर सकते हो? क्लोरोफॉर्म की पहचान इसी से की जाती है। देखो कैसे, कहां गई बिक्री? हाँ, अगर आपको कोई पदार्थ क्लोरोफॉर्म का अंदाजा ना हो कि हमारे पास जो पदार्थ दिया गया है लिक्विड ये क्लोरोफॉर्म है या नहीं, तो आपको जानते हो क्या करना है? आपको एथिल एमीन का कैसा विलयन लेना है? क्षारीय, और उसमें उस गैस को प्रवाहित कर देना है जिसकी पहचान करनी थी। अगर एथाइल आइसोसाइनाइड की तीव्र गंध आती है तो ये समझ जाओ कि हम लोगों ने जिस केमिकल को मिलाया है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की पहचान भी करता है। लास्ट नंबर लिखेंगे अन्य पदार्थों के निर्माण में। तो बेटा इतने यूज याद रख लेना, हो गया आपका। तो एथिल एमीन यौगिक अगर आप पढ़ रहे थे तो आपको इतनी बातें कम से कम उसके विषय में तैयार होनी चाहिए थी। तो इसको नोट कर डालो भैया। आज इतना ही रखेंगे, बाकी के तरह रखेंगे नेक्स्ट क्लास पे।